आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? तो देखिए थोड़ा यहाँ बैठते तो ये भी देखते रहते हैं। अच्छा यहाँ तो कर सकते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। देखिए खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मजे मजे से देखिए। दो चैप्टर, काइनेमेटिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स और फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, मतलब डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस, ये सारी बातें। ये दो चैप्टर काइनेमेटिक्स और फिजिकल वर्ल्ड और मैनेजमेंट, काइनेमेटिक्स और फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये दो टॉपिक हम लोग टारगेट कर रहे हैं एक मंथ के अंदर। तो आज का जो वीडियो रिकॉर्डेड है ये क्या कहते हैं, आज का दिन पता ही लग जाएगा। और ठीक एक मंथ बाद हमारा टारगेट क्या है कि सारे क्वेश्चंस आपके दोनों मॉड्यूल से 100%, ये तो मिनिमम लगेंगे ही, और साथ में इरडोव और एचसी वर्मा के जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो इसमें से आते होंगे, इतना हम लोग एक महीने बाद कर लेंगे। और इतना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टारगेट है। अगर इस स्मॉल टारगेट को हम अचीव कर पाते हैं तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा, बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं आज सबसे पहले काइनेमेटिक्स से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम। स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स की कुछ बेसिक्स पहले आपको हम बता देते हैं। कुछ क्या, मैं चाहूँगा सारे बेसिक्स बता दूं, ठीक है ना। लेकिन सारे बताने से भी लाभ नहीं होगा। जितने अभी यहाँ पर 12-15 स्लाइड्स हैं, कम से कम उसके बेसिक्स मैं आपको एक बार बता दूं और फिर उनके क्वेश्चंस को हैंडल करूं। तो जब भी आप काइनेमेटिक्स पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये है क्या, क्या है काइनेमेटिक्स। तो खूब मजे से देखिए, वॉइस फुल पे है ना, है ना। तो देखिए मीनिंग, मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स क्या है। जितना मैं बता रहा हूं कि केवल उतना जानिए, उससे ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिएगा। और सवाल हम लोग ये सारे लगाएंगे, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन। हाँ बिल्कुल सही। ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा मोड़ा मैं पहले आप लोग को बता चुका हूं, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग, कंसीडरिंग, कंसीडर है, कंसीडरिंग, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो कुछ कहिएगा मत। कंसीडरिंग का मतलब है इससे, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब वो ब्रांच ऑफ स्टडी, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं बिना इस बात का ध्यान दिए कि वो मोशन किन कारणों से हो रहा है, ठीक है ना। मोशन का बेसिक कारण है फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स से हमारा मतलब नहीं होता है, हमारा मतलब सिर्फ इस बात से होता है। एक एक बात बहुत गौर से देखिएगा। घर पे भी जिसको वीडियो देखना है तो कान में लगा के अकेले कॉपी पेन लेके ही देखेगा, ठीक है ना, जिसको रिवाइज करना है। तो हम सिर्फ मोशन से हम कंसर्न होते हैं, हम इस बात से कंसर्न नहीं होते हैं कि मोशन किन कारणों से हो रहा है। बात समझ में आ रही ना। रीजन ऑफ मोशन फोर्स होता है, और इस रीजन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग इसके बाद का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी है, और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसका रोटेशन मोशन से टॉर्क और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देते कि मोशन किन कारणों से हो रहा है, तो वो सारा डोमेन किसका होता है? काइनेमेटिक्स का। बात समझ में आई। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही ना। इतनी बात एकदम क्लियर है, 100% एकदम बढ़िया से। अब चलिए श्री गणेश अच्छे से हो गया। अब अगली बात देखिए, अगली बात देखिए, नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इस चैप्टर में देखिए, खूब आराम आराम से देखिए, इस तरह से देखिए कि यहीं तैयार हो जाए, आपको घर पे देखना ही ना पड़े, ठीक है ना। एकदम फाइनल हो रहा है आपके लिए, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए एकदम फाइनल हो रहा है। ये 4-5 लोग हैं।
इसके बाद ये बेसिक्स नहीं देखना है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, दूसरा प्रश्न ये आता है कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसका डोमेन है, इसके डोमेन में क्या क्या बातें हैं। जैसे हर चैप्टर में मैंने बताया था कि 10 से 15 पॉइंट्स होते हैं, हर चैप्टर में 10 से 15 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना होगा प्रश्नों के पहले। देखिए, पूछता तो प्रश्न ही है, पूछता तो अप्लाइड फॉर्म ही है, लेकिन अप्लाइड फॉर्म तक आने के पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो बेसिक्स में क्या क्या बातें आप जानेंगे, तब आपको प्रश्न लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम फिर भी फंस सकते हैं, वो तो बेसिक्स के बाद भी आप सेटिंग आगे पीछे करने वाला हिस्सा उसमें होता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिक्स को बहुत बढ़िया से जानेंगे तो नीट और जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन करीब करीब सब लग जाते हैं, करीब करीब सब लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए काइनेमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, हाँ, कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, और उसके बाद पहली बात पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम और बहुत सी बातें आप वहाँ पे पढ़ेंगे। ये बस काम भर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का अगर आप डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्वेशन करते हैं या बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लेके आपको बताऊं मैं कि अगर आप एज्यूम करिए कि आप एक कंपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं और वो कंपार्टमेंट एक एसी फर्स्ट क्लास का है और जापान की बुलेट ट्रेन की ऐसा है, ठीक है ना, और कोई भी ऐसी ट्रेन जिसमें से जर्क नहीं है, आवाज़ नहीं है, और वो ट्रेन 200 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना, 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एज्यूम कर लिए जा रही है। तो आमने सामने वाला बैठा हुआ हर पैसेंजर एक दूसरे को रेस्ट पे समझेगा, लेकिन जैसे ही आप खिड़की का दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। मतलब जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में आप मूव नहीं करते हुए आपको लगेगा कि आपका मोशन नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो फ्रेम जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है तो ऑब्जर्वेशन बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही ना। एक पिक्चर में डायलॉग देखे हैं ना, ऐसे 6 बना देता है, कहता है जहाँ से तुम देख रहे हो वहाँ से 6 दिख रहा है, और जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से 9 दिख रहा है। यही फर्क है, ठीक है ना। जनरेशन गैप में भी होता है ना, फादर से बच्चे नाराज रहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशंस में उसके वैल्यू सिस्टम्स बने, और बच्चे के डिफरेंट एज ग्रुप में बने, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब है कि जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जब वो चेंज करते हैं तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू चेंज हो जाती है। बात समझिए। अभी इतना ही जानिए, फिर जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, और स्यूडो फोर्सेस से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज जो आप इसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, वो है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसी को हम खूब बढ़िया से बता दे रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। हेलो, हाँ, अभी क्लास में है हम। हैं? अच्छा ठीक है, हम इसे क्लास में ही बात करते हैं। उसको लगाइए, कैसे लगाएंगे, एयरप्लेन मोड पे हो गया। वो दरअसल आज मेरा बर्थडे है। अरे ठीक है, ठीक है। अरे पार्टी देंगे कि पार्टी तुम लोग दोगे? पार्टी तुम लोग को देना है, हैप्पी बर्थडे मेरा है, ठीक है ना। वो तो वही था कि विश करना उस समय सुबह भूल गए, पापा का था इसलिए उठा लिए, नहीं तो नहीं उठाते। चलिए अब रख दे रहे हैं उसको साइलेंट, उस पे एयरप्लेन मोड पे है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन। एयरप्लेन मोड पे तो आवाज नहीं आती ना,
अच्छा देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन खूब मस्त होके देखिए, देखिए टेंशन मत लीजिए, मैंने बोला ना आपसे 1 महीने बाद तैयार होगा, दोनों चैप्टर तैयार होगा आपका, एक एक क्वेश्चन होगा। आज शुरुआत है तो जल्दीबाजी मत करिए, मोमेंट में जीना सीखिए। मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट्स में बता दे रहा हूं और उनके क्वेश्चंस पे मैं आ जा रहा हूं। उनके क्वेश्चंस की स्लाइड दिया है, एक बार मैं सारा कंटेंट दे दे रहा हूं, एक बार मैं सारा कंटेंट ओरली बोल दे रहा हूं, और मोशन इन 1D को बढ़िया से समझा दे रहा हूं और स्लाइड से क्वेश्चन को हैंडल कर दे रहा हूं, इतना काम कर देता हूं, ठीक है ना। मोशन इन 1D के बाद पढ़ेंगे मोशन इन 2D। डी का मतलब डायमेंशन है, डी का मतलब डायमेंशन है, ठीक है ना। मोशन इन 1D है और मोशन इन 2D। डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। बात समझ में आ रही है ना, डी का मतलब डायमेंशन है। अच्छा अब देखिए जैसे मोशन इन 1D का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब मोशन इन 2D का मतलब है मोशन इन अ प्लेन, अब मोशन इन 3D का मतलब है मोशन इन अ स्पेस। तो मोशन इन 3D आपको नहीं पढ़ना है, मोशन इन 1D पढ़ना है, 2D पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए कि मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल, जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है तो ग्राउंड में दौड़ रहा है, तो उसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। अब कोई चींटी चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, तो केवल एक्स या केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ठीक है ना। और जब प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है ग्राउंड में, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ठीक है ना। और कहीं उछल के मैराडोना की तरह सही से मार दिया पीछे, आजकल तो मैराडोना से ज्यादा ये सब मार देते हैं, हलने वाले ज्यादा हम देखते हैं, बात तेज है सब है, उछल के ऐसे मार दिया तो उस समय एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता है। खेलते खेलते उछलता भी नहीं प्लेयर, मान लिया हेडर लिया ऐसे उछल गया, तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट, तो वो एग्जाम्पल हो गया मोशन इन 3D का। तो 3D आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे जब मक्खी उड़ती है, एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो वो सब एग्जाम्पल है मोशन इन 3D का। बात समझ में आई। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल सिंपल है, लेकिन एक बार सुनना जरूर है, एक बार सुनना, आप लोग को बस एक बार सुनना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए मोशन इन 2D जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्लिक कर दिया, पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने में अच्छे से कम बेसिक्स देने में ही 1 घंटा लग जाएगा, सारी बातें बताने में, है ना। मैं कंप्लीट बेसिक्स दूंगा, इसके अलावा आप कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, ये साइक्लोस्टाइल नोट्स है, बस उसी को एक बार रिवाइज कर देंगे बस, इससे आला करेंगे तो कतई नहीं होगा। मैंने आपको एवरेज बताया था, आप कर ही नहीं पाएंगे, 1/5 टाइम में आप सिलेबस कर ही नहीं पाएंगे। मैं मानता हूँ 1% बात इस तरीके से छूट भी सकती है, तो बाद में कवर हो जाएगी, बाद में उसको देख के बता दिया जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप अपने दिमाग में कोई किताब नहीं, ये नहीं कि कोई किताब पकड़ लिया लो रश्निक हेलिडे पढ़ ले, इसमें लो ये पढ़ ले, ये सब गलतियां मत करिएगा, जितना बताया जा रहा है उतने ही करिए और सवाल लगाइए। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। अब फिर आप पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, केसेस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑन 1D तो आप पढ़ ही चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में 2 बातें होती हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ये पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा खूब बढ़िया से, ठीक है ना, कि एक बॉडी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और दूसरी बॉडी है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। फिर आपसे क्लास 10th में पूछता होगा अगर ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है तो वी बी ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये होगा वी बी माइनस वी ए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60, तो ये होगा 20। जब रिलेटिव वेलोसिटी मानते हैं किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में तो जिसके रिस्पेक्ट में मानते हैं उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रोड पर एक इनफील्ड से 60 की रफ्तार से जा रहा है, उसके पीछे इनफील्ड से 80 की, उसके आगे इनफील्ड से 80 की रफ्तार पे जा रहा है, मान लीजिए, या बगल में या कहीं भी जा रहा है,
80 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है ना। तो जो रोड पे खड़ा है उससे पूछा जाए, उसके रिलेटिव स्पीड पूछा जाए, तो जो रोड पे ऑब्जर्वर है वो बोलेगा कि ये 60 से जा रहा है या 80 से जा रहा है। लेकिन अगर इससे पूछा जाए वो कितना तेज जा रहा है, तो वो 20 से जा रहा है। जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसको रेस्ट में मान देते हैं। ये सब मोशन इन 1D आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा और खूब सवाल 9th-10th में लगाए होंगे और 100 में 100 मारे होंगे ना। आईसीएससी में है, देखिए 9th-10th में आईसीएससी का सिलेबस शानदार है, सीबीएसई में बहुत कम है, 11th-12th एकदम बराबर है। हमारा तो ये कहना है कि 9th-10th बच्चा आईसीएससी से करे, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और बच्चे का दिमाग खोल देता है। 11th-12th में तो एकदम बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। अब आप पढ़ेंगे यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में आप पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार आपको हम बता दें, रेन मैन प्रॉब्लम ये सब पढ़ेंगे, देखिए। और रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, इन सबसे सवाल बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम। तो अब एक बार मोटा मोटा देख लिए दिमाग में क्या क्या आप पढ़ेंगे, फिर डिटेल में होगा, क्वेश्चंस लगेंगे तो एकदम एक्सीलेंस आ जाएगा। आज शुरुआत है ना, तो भागना नहीं है। रेन मैन प्रॉब्लम में किस तरह की बातें पढ़ेंगे, पानी बरस रहा है, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आ रहा है ना, क्या पढ़ेंगे। पानी इतने डिग्री से, वर्टिकल से 53 डिग्री पे पानी गिर रहा है, वर्टिकल से 53 डिग्री पे पानी गिर रहा है, और एक आदमी ईस्ट की ओर जा रहा है इस स्पीड से। तो बताइए अम्ब्रेला को कहां पे लगाए कि वो भीगने से बच जाए। आप जब रोड पे चलते हैं, जब पानी बरसता है, तो ऐसे एकदम सीधे अम्ब्रेला लगाएंगे, तब तभी बचेंगे जब पानी ऊपर से सीधे गिरे, और वो भी खड़े रहेंगे तब। जब आप चलेंगे, अगर पानी सीधे भी गिर रहा है और आप चलने लगेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू पर्सन चेंज हो जाएगा, किसी एंगल पे हो जाएगा। तो उस एंगल पे अगर आपने नहीं लगाया तो आप भीगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना। रेन मैन प्रॉब्लम में बहुत तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे मान लिया कि आप रोड पे खड़े हैं और पानी बरस रहा है, अरे पता नहीं कैसा दिमाग कहीं चला गया, इसका मतलब है थिंक लेटर, ठीक है ना, उसको बाद में सोचेंगे जो दिमाग में आ गया। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ, खूब मस्ती से रहिए। देखिए रेन मैन प्रॉब्लम में आप ये पढ़ेंगे कि जैसे मान लिया आप रोड पे खड़े हैं, पानी बरस रहा है, तो छाते को एकदम सीधा लगाएंगे, तब भीगने से तब बचेंगे जब पानी सीधे गिरेगा। पानी किसी एंगल से गिरेगा तो आप सीधा सीधा लगा के नहीं बच पाएंगे। और अगर पानी सीधे गिर भी रहा है और आप ऐसे मूव करने लगे किसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चेंज हो जाएगी, किसी एंगल पे हो जाएगी। तो उस एंगल पे आपको लगाना पड़ेगा, तब आप बचेंगे। तो उसी तरह के क्वेश्चंस टिपिकल बना बना के आपको भर भर के दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो एक आइडिया दे रहा हूं किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में आएंगे अभी जल्दी। अब देखिए रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, कहता है कि हाँ, कहता है कि पानी ऐसे क्या करते हैं, पानी ऐसे ऐसे बह रहा है एक फिक्स्ड स्पीड से। पानी की स्पीड दिया होगा, कहेगा एक आदमी यहां ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, और उसको यहां पे बी पॉइंट पे पहुंचना है। ए पॉइंट पे है, देखिए अगर पानी की रफ्तार मान लीजिए v ऐसे है, और आदमी स्विमर की रफ्तार स्टिल वाटर में मान लीजिए u है। स्टिल वाटर यानी जब पानी रुका हो, जब पानी रुका हो, जैसा आपका स्विमिंग पूल में पानी होता है, तो उस समय जो आपका तैरने की स्पीड होती है वो आपके तैरने की स्पीड बताता है। लेकिन आपके तैरने की स्पीड से हर बातें डिसाइड नहीं होती है ना। मान लीजिए कि आप किसी रिवर में फ्लो कर रहे हैं, उस रिवर की पानी की भी स्पीड है, तो आपकी नेट स्पीड चेंज हो जाएगी, नेट स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। मान लिया कि आप स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर, पता नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, जो भी हो, की स्पीड से आप तैर सकते हैं, और पानी मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रहा है, और जिस दिशा में पानी बह रहा है उसकी अपोजिट दिशा में आप तैर रहे हैं,
तो आपकी नेट स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें कॉम्प्लिकेट करके कई तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। अभी आपको मैं आइडिया दे रहा हूं क्या क्या आपको फेस करना है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ऐसे दे दिया कि पानी ऐसे 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 बह रहा है, एक आदमी यहां है। अब आप लोग बताइए, इस आदमी को यहां से तैर के यहां पहुंचना है, तो बताइए किस दिशा में तैरेगा, है? बिल्कुल सही। ये पढ़ के बता रहे हो कि अपने दिमाग से तुरंत अप्लाई करके बता रहे हो? थोड़ा सा पढ़े हो। हाँ, तब मैं इसको एक्सेलेंट नहीं कहूंगा। टेंथ में ये सब कहाँ है? अगर उसका यूज करके बता रहे हो तब तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, और अगर तुमने पढ़ के बताया तो उतना अप्रिशिएट नहीं करूँ। हाँ तो चलिए, अच्छा दिमाग अप्लाई किया। देखिए, अगर इस पार से उस पार जाना है, अगर इस पार से उस पार जाना है सीधे, तो इस बंदे को एंगल पे तैरना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी स्टिल वाटर में स्पीड यू है और पानी की स्पीड वी है। एज्यूम कर लीजिए कि पानी एक स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कर रहा है, वी स्पीड से फ्लो कर रहा है, और बंदे की स्पीड स्टिल वाटर में यू है। तो स्टिल वाटर में यू है, तो अगर वो यहां से वहां जाना है, इस पार से उस पार, और सीधे तैरने लगा कि चलो 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 यहां से यहां चलो, तब जानते कहां पहुंचेगा? तब यहां पहुंचेगा। मान लीजिए यहां पे गांव है और यहां पे बंदा है, बंदा कहा चलो गांव पहुंचे, चलो गांव पहुंचे, तो पता लगा गांव से 10-20 किलोमीटर दूर जाकर पहुंचेगा, अगर नदी चौड़ी है तो। फिर वहां से पैदल जाना पड़ेगा, यहां से यहां। लेकिन अगर सीधे यहां पहुंचना है तो उसको एंगल पे तैरना पड़ेगा। मान लीजिए थीटा एंगल पे तैरता है, तो इस प्रकार से होना चाहिए कि यू कॉस थीटा बराबर वी, यानी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई। तो यू कॉस थीटा बराबर वी, और यू साइन थीटा स्पीड से ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये छोटी छोटी बात क्लियर हो रही है, अभी बहुत डिटेल में होगा, और एक एक पे कम से कम 50-50 सवाल होंगे, तभी सब बातें हम लड्डू लगने लगेगी। बात समझ में आ रही ना? अगर आपसे कहे कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किधर तैरना पड़ेगा, जरा बताओ। हैं? पढ़े हो तुम पहले? बिना पढ़े इतना सटीक नहीं बोल पाओगे, इंप्रेशन नहीं बनाना है। पढ़े हो? देखो, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो सीधा तैरना पड़ेगा। तो जब सीधा तैरेगा तो इस इस दिशा की स्पीड यू होगी, और अगर ये डिस्टेंस डी है, पानी की चौड़ाई डी है, तो टी बराबर डी बाई यू टाइम में इस पार से इस पार पहुंच जाएगा। लेकिन सीधे इस पार नहीं पहुंचेगा उस समय, तब पानी उसको इधर ले आएगा। शॉर्टेस्ट टाइम में तो क्रॉस कर जाएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है तो एंगल पे तैरना पड़ेगा। ये दो बात क्लियर है, एकदम साफ है। अभी जब सवाल लगाओगे, आप लोग भी देखिए, अभी जब सवाल लगाओगे दिमाग एकदम खुल जाएगा, एकदम आनंदित हो जाओगे, ठीक है ना। पहला दिन है तो इत्मीनान से चलो, एक बार तो सारी बातें बोलनी पड़ेंगी, चाहे बहुत आसान भी हो। और 1 महीने का मैंने बताया, 1 महीने में अगर 2 चैप्टर तुम्हारे सारे सवाल लग जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आप पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें और क्या कहते हैं 2D में एक चीज और पढ़ेंगे, कौन सा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, डिफरेंट केसेस, मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। अगर वर्टिकल सर्किल में कोई बॉडी मोशन कर रही है, यहां से मान लीजिए एक धागा है, यहां मान लीजिए एक धागा है, और धागे के नीचे क्या लगा है? बॉब। अब बॉब को इसे घुमा दिया, इसे से घूम रहा है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें बहुत कई केसेस बनेंगे, ठीक है। फिर मोशन इन रोटर पढ़ेंगे, रोटर। और फिर उसके बाद डेथ वेल पढ़ेंगे। डेथ वेल क्या होता है?
आप देखे ना बचपन में सर्कस में, अब तो आप लोग सर्कस सर्कस होता है कि नहीं होता, हम तो बहुत दिन से जाते ही नहीं। होता है ना गोरखनाथ में, पहले यहाँ टाउन हॉल में होता था, हम लोग बहुत देखते थे। तो सर्कस में क्या दिखाता था, बुलेट लेके आता था, ड्र ड्र ड्र, और डी, और उसके बाद जो है ऐसे बड़ा मौत का कुआं, सुनिए, उसमें बुलेट ऐसे ऐसे चलाता था, ऐसे 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 ऐसे। अगर उसमें एक पर्टिकुलर स्पीड से कम स्पीड से बुलेट चलाएगा तो चू जाएगा ऊपर से, जैसे महुआ चूता है, जैसे आम चूता है, ठीक है ना, ऐसे आम महुआ चूता है वैसे चू जाएगा वो। एक पर्टिकुलर स्पीड से कम स्पीड से वो चला ही नहीं पाएगा। उसका रीजन है कि वो चला तभी पाएगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना हो। भाई सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए बॉडी को क्या चाहिए बताइए, 10th में पढ़ाता है, कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv²/r। क्या होती है? mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास, रेडियस ऑफ सर्कल और वेलोसिटी। तो मास तो उनका चेंज होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बुलेट लेकर डेथ वेल में गए तो वेट मास बढ़ गया, 10 kg से कहते 20 kg हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। अच्छा, रेडियस भी उस डेथ वेल का फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो डेथ वेल का रेडियस वो भी फिक्स है। अब क्या चीज बदली? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इतनी नहीं है कि उस सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दे सके, तो वो वहां से जो बुलेट लेके गए हैं ऊपर से चू जाएंगे नीचे, हाथ पैर टूट जाएगा, सीधे ऊपर जाएंगे। नहीं नहीं, पहले ऊपर से नीचे आएंगे और फिर नीचे से सबसे ऊपर जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? तो एक पर्टिकुलर स्पीड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पीड होना चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा? एकदम इत्मीनान से देखो, घबराओ नहीं। मैंने टारगेट बना दिया है, मैं माइक उस पर बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि 1 मंथ के अंदर आपकी दोनों मॉड्यूल के 100% क्वेश्चंस और प्लस आपका क्या कहते हैं इरोडोव के सारे अच्छे क्वेश्चंस और प्लस आपका HC वर्मा के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके इन 2 टॉपिक के लगा दिए जाएंगे। लेकिन इत्मीनान से चलिए, हड़बड़ाइए नहीं। अब तक आप लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई की है, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए अगली बात, उससे तेज इससे धीमे चलाएंगे अगर डेथ वेल में तो वो गिर पड़ेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे मोशन इन 2D के। प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होती है। क्या होती है, कोई बताएगा प्रोजेक्टाइल? चलिए, वो बात भी सही है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होने से ही बॉडी प्रोजेक्टाइल हो जाती है? प्रश्न ये है, यहां पे फंस गए आप। चेंज होने से ही बॉडी प्रोजेक्टाइल हो जाती है? बोलिए, अब आप फंस गए ना? तो अब सुनिए प्रोजेक्टाइल होती क्या है। प्रोजेक्टाइल की जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं वो सुनिए, वही एकदम अप्रोप्रिएट है। एनी बॉडी थ्रोन इन स्पेस, एनी बॉडी थ्रोन इन स्पेस, बी नाइस और गो अवे, बी नाइस एंड गो अवे। और कल क्या था? कल क्या था? कल क्या था? कल नहीं नहीं, हॉलीवुड, कल हॉलीवुड था। अच्छा अब, अच्छा अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ध्यान से देखिए, देखो इधर देखो, इधर देखिए। क्या बता रहे थे कि केवल एक्स वाई चेंज होने से प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। प्रोजेक्टाइल होता क्या है, खूब गौर से देखिए। एनी बॉडी थ्रोन इन स्पेस, any body thrown in space at a certain angle with the horizontal, any body thrown in space at a certain angle with the horizontal such that it moves, ध्यान से देखिएगा, it moves only under the effect of gravity। अगर कोई बॉडी स्पेस में थ्रो करते हैं किसी एंगल पे हॉरिजेंटल से, ये 2 कंडीशन हो गया, और इस प्रकार से कि केवल ग्रेविटी के अंतर्गत ही वो मूव करे, तो उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल। जैसे एक चिक्का लिया, हाई लिया, इसे फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल है। प्लेयर ने बॉल लेके ऐसे फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना? यहाँ पे इसके ऊपर वाली छत पे आके धीरे से आपको नहीं कहेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कोई वहां से मतलब
नहीं नहीं, इतनी ये थोड़ा सा ज़्यादा गलत बात। हाँ, बॉल थ्रो कर दे, वो प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। वो क्या है? एनी बॉडी थ्रोन इन स्पेस सच दैट इट मूव्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और जो आपने बात बताई उस हिसाब से, तो बॉडी, मान लीजिए कोई और फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के अलावा भी, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में नहीं है। प्रोजेक्टाइल तभी होगी जब केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में। बात समझ में आ रही ना? इसीलिए कहा जाता है रॉकेट एक प्रोजेक्टाइल है कि नहीं प्रोजेक्टाइल है? हाँ, देखिए, रॉकेट एक प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है, आप ये बताओ। रॉकेट एक प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? रॉकेट प्रोजेक्टाइल है भी और नहीं भी है। तो आप बताइए कब है और कब नहीं है, ये बताइए, इस डेफिनेशन के आधार पर बताइए। जब लॉन्च होता है तब नहीं होता है। और देखिए, जब तक उसमें फ्यूल होता है, जब तक उसमें फ्यूल होता है, तो ग्रेविटी के अलावा थ्रस्ट फोर्स भी लगता है। तो ग्रेविटी तो लगता ही रहता है, इसके अलावा थ्रस्ट फोर्स भी लगता है। तो जब तक उसमें फ्यूल होता है तब तक वो प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। और जैसे उसके अंदर का फ्यूल खत्म हुआ, खलास हुआ, तो वो प्रोजेक्टाइल हो जाता है। जब तक फ्यूल है तब तक प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के अलावा एक फोर्स और भी लग रहा है, अब थ्रस्ट। लेकिन जैसे फ्यूल खत्म हुआ तो केवल ग्रेविटी के अंतर्गत आया, तो प्रोजेक्टाइल हो गया। रोकिया, फ्यूल है तो उस समय तक प्रोजेक्टाइल नहीं है। शुरुआत में आपने आंसर सही दिया था जब प्रोजेक्ट करते हैं, तो बाद में आपने इसका एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया। जब थ्रो करते हैं तो क्या होता है? फ्यूल होता है तो अब थ्रस्ट भी लगता है, ग्रेविटी भी लगती है, दो फोर्स लग रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल नहीं है। और जब फ्यूल खलास हो गया तब प्रोजेक्टाइल हो गया। अब समझ में आ गया? तो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे, डिटेल में से पढ़ेंगे। इतनी बात आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि बस इतनी ही बात पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपको आसान नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको घुमावदार मिलेंगे, आपको घुमाएंगे। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा, अब धीरे धीरे एक एक बातों पे चलते हैं, धीरे धीरे एक एक बातों पे चलते हैं। मैं आपको मोशन इन 1D आज बढ़िया से पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना। जो A1 बैच के लड़के हैं उनको इस क्लास को ध्यान से सुनने के बाद घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब बात ये यहीं तैयार कर लिए, एक बार तो पढ़ना ही था, एक बार तो पढ़ना ही था, क्योंकि उनका वो लेवल हो चुका है कि एक बार उसको समझ लें फिर सवाल पे आ जाए, ठीक है ना। ये नहीं कि बार बार लाओ, थोड़ा सा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसी वर्मा से देख रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां, ये गलती मत करिएगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए अगली कहानी आई है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, मैं आपको केवल मोशन इन 1D समझा दे रहा हूं और उसके बाद उसके प्रश्नों पे आ जाऊंगा। मोशन इन 1D और उसके प्रश्नों पे आ जाऊंगा, ठीक। तो मोशन इन 1D मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन। बात समझ में आ रही ना? आप लोग भी देखिए, बेसिक्स आप लोग के भी काम आएगा, देखिए आप लोग, है ना। तो देखिए, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, खूब गौर से देखिए। मोशन इन 1D, मोशन इन 1D को खूब गौर से देखिए। ये डिकोड हो चुका है, अब मैं कोड बदल दूंगा। वो डिकोड हो गया है, वो कोड, उस कोड को मैं बदल दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, मोशन इन 1D में सबसे पहले आप पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। क्या पढ़ेंगे? रेस्ट एंड मोशन। खूब इत्मीनान से समझिए, क्लास 10th में ही बताया जाता है, यहां भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन, रेस्ट एंड मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई ना? उसके बाद आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हाँ बता रहे हैं, देख के नहीं बताइए, हम अपने मन से बता रहे हैं। वो सब यहाँ पर है, तो गूगल है, गूगल, गूगल है, बाद में मिला लीजिएगा। फिर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सारी बात मैं जल्दी जल्दी एक बार कह दे रहा हूं, एक बार तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन ये सारी बातें आप लोग क्लास 10th में उतना ही पढ़ चुके हैं जितना रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है, उससे ज़्यादा, इधर देखिए, उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स उतने आसान नहीं होंगे जो आप लोग 9th-10th में किए थे, प्रॉब्लम्स टिपिकल होंगे। बात समझ में आ रही ना? अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। बात समझ में आ रही है? अब फिर आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और फिर आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है? मोशन के क्या क्या इक्वेशन है ये पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद आप पढ़ेंगे सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ, सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ। ये आप मोशन इन 1D में पढ़ेंगे, ये मोशन इन 1D में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे वो सारी बातें आप क्लास 9-10th में पढ़ चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे, बस इसके बाद से हम लोग जब बैठेंगे तो मोशन इन 1D के सवाल लगाएंगे। पहले धीरे धीरे चलेंगे लेवल 1 क्वेश्चन से, और आप समझिए कि फिर कुछ दिन में आप टॉप ग्रेड क्वेश्चन आ जाएंगे। 1 मंथ में आपका पूरा पूरा पार्ट हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखिए, आप लोग भी देखते रहिए भाई। अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे रेस्ट एंड मोशन। क्या बताएंगे? रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रेस्ट एंड मोशन से क्या मतलब है। देखो बेटा, व्हेन अ बॉडी does not changes its position with respect to time, with respect to its surrounding, then it is said to be at rest. अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन समय के अनुसार और अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती है तो हम कहते हैं वो रेस्ट पे है। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन, टाइम और सराउंडिंग के अनुसार चेंज करती रहती है तो हम कहते हैं मोशन पे होता है। ठीक है ना? मत बीच में नहीं बोलिए। तो हम क्या कहेंगे? मोशन में है। अब दूसरा प्रश्न, जितनी बात मैं बता रहा हूं उतनी ही बात एक बार में तैयार कर लो, 5 लोग तो एकदम तैयार कर सकते हैं। हाँ बस ठीक है, एकदम अपने दिमाग में फीड करते जाओ, ठीक है ना? क्योंकि मैंने तुमको रन रेट बताया था ना, 50 ओवर में इतना चाहिए तो 1 ओवर में इतना चाहिए। वो अब तक मेंटेन हुआ, उससे प्लस ही मेंटेन हुआ है, अब तक उससे प्लस ही मेंटेन हुआ है। और जो 3-4 और शुरुआत भी है ना, धीरे धीरे एकदम। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज देखो, रेस्ट और मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। रेस्ट और मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। ये कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म। अब सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझ जाइए। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझ जाइए। जैसे मान लीजिए काला, गोरा, लंबा, छोटा, अमीर, गरीब, ये सब कैसे टर्म हैं? कैसे हैं? रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं दूं, मैं पूछूं आपकी लंबाई कितनी है, तो ये आंसर रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? क्या है? ये रिलेटिव आंसर है। लगा दो, एक थप्पड़ लगा दो उनको तो, गप से लगाओ।
तो ये एब्सोल्यूट आंसर है। जो भी आपकी हाइट है, चाहे वो मेजर करें, चाहे वो मेजर करें, चाहे वो मेजर करें, चाहे कोई भी मेजर करे, आपकी हाइट कितनी आएगी? आपकी हाइट उतनी ही आएगी जो इस समय है। अरे भाई, एक आध साल बाद नहीं, मतलब तुरंत ही, जैसे तुरंत ही मेजर करें तो हाइट आपकी वही आएगी। ये आंसर एब्सोल्यूट है। अगर मैं पूछूं इस ब्लैक बोर्ड का कलर क्या है, तो इसमें दो राय नहीं होगा, सब लोग बोलेंगे ब्लैक है। और किस कलर से मैं लिख रहा हूं, तो सब लोग बोलेंगे व्हाइट है। इन सबके आंसर्स क्या हैं? एब्सोल्यूट है। अगर मैं पूछूं कि मैंने यहां क्या लिखा है, तो इसका भी आंसर एब्सोल्यूट है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मैंने कैसा लिखा है, तो ये एक रिलेटिव बात हो गई, रिलेटिव बात हो गई। कुछ लोग कहेंगे अरे इतनी गंदी राइटिंग में लिखा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं पढ़ने लायक है, फिजिक्स फिजिक्स समझना है हमको कि राइटिंग कंपटीशन देने आए हैं, बोलिए। तो उसमें रिलेटिविटी आ जाएगी। एब्सोल्यूट मतलब जो जिसका एक ही आंसर हो, और रिलेटिव मतलब जो परसेप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो ये एब्सोल्यूट आंसर है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपकी हाइट कैसी है, तो ये रिलेटिव आंसर है। अब खली के रिस्पेक्ट में आएगा तो आप बहुत छोटे हैं, खली के आगे आप बहुत छोटे हैं, ये छोटे हैं, तो ये रिलेटिव है। तो अब आप सुनिए, थोड़ा डिटेल में हो गई ये बात, लेकिन समझ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, ऐसा है कि रेस्ट और मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स। तुलनात्मक है, डिपेंड करता है कि क्या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका रेस्ट और मोशन की पोजीशन चेंज होती रहती है। इस समय आप रेस्ट पे भी हैं और मोशन पे भी हैं। अगर उनसे, आपके बगल में जो बैठे हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो आप रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर आउटर स्पेस से आपको कंसीडर किया जाए, आउटर स्पेस से आपको ऑब्जर्व किया जाए, तो क्या होगा? आप मोशन में हैं, क्योंकि अर्थ ही मूव कर रही है। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट relative terms, they not absolute terms, they are relative terms। तुलनात्मक टर्म है, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बंदा बुलेट चला रहा है, मैं बार बार बुलेट का ही नाम लेता हूं, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और उसके बगल में एक और बंदा चला रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, दोनों 80 से जा रहे हैं। और मान लीजिए अगल बगल कोई और इन्वायरमेंट नहीं है, अगर पेड़ पौधा चीजें होंगी तो दोनों मोशन में दिखेंगे। मान लीजिए दो ही लोग हैं और कोई नहीं है अगल बगल, कुछ भी नहीं है अगल बगल, कुछ भी नहीं। तो अगर इससे पूछेंगे वो रेस्ट पे है कि मोशन पे है, तो बोलेगा रेस्ट पे। इससे पूछेंगे ये रेस्ट पे है मोशन पे है, तो बोलेगा रेस्ट पे। लेकिन है तो दोनों मोशन में। और कोई व्यक्ति अगर रोड पे खड़ा खड़ा ऐसे खड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से दोनों मोशन में है। और एक दूसरे से पूछेंगे तो उनके रिस्पेक्ट में दोनों रेस्ट पे है। रेस्ट एंड मोशन are not absolute, they are relative terms. It depends upon the frame of reference from which we are making the observation। ये बात समझ में आ गई? एकदम मजे मजे से देखिए यार, हर चैप्टर में 12-15 कॉन्सेप्ट हैं। उन कॉन्सेप्ट को एक बार खूब अच्छे से इत्मीनान से देखिए और फिर प्रश्नों पे आइए, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। खूब अच्छे से देखिए। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। whereas when a body covers unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, then it is said to be in non uniform motion। जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में फिर 20 किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म है। अब पहले में 20, दूसरे में 15, तीसरे में 25, तो नॉन यूनिफॉर्म है। यानी और अगर पहले घंटे में 20 और दूसरे 40 मिनट में 20, तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना? और ज्यादातर मोशन आपके कौन से होते हैं, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन ज्यादातर करेंगे तो बहुत लोग सीधे ऊपर का टिकट कटा लेंगे, कटा लेंगे ना। घर से निकले और कहे नहीं हम यूनिफॉर्म मोशन में ही मोटरसाइकिल चलाएंगे, तो क्या होगा?
रास्ते में ट्रैफिक आएगी, लड़ेगा और कहानी बन जाएगी। ठीक है ना। तो आप ब्रेक मारते हैं, आप गाड़ी रोकते हैं, स्पीड धीमे करते हैं, ट्रैफिक जाम पे रुकते हैं, और तो ज़्यादातर मोशन क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अब बहुत सिंपल सिंपल वे में देखिए चीज़ों को, दो चार कॉन्सेप्ट और हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट खूब अच्छे से समझिए। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है तो अपने मोशन में जो टोटल पाथ लेंथ होगा वो होगा डिस्टेंस। द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। द टोटल पाथ लेंथ, जो कुल पाथ लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ द डिफरेंस between the initial point and the final point, or shortest distance between initial or final point is called as displacement of the body। बात समझ में आ रही ना। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे एग्जांपल लेके आपको बताएं, एक बॉडी यहां ए पे है, ए पे है, और यहां फाइनल ये बॉडी बी पे पहुंचती है। ठीक है। अगर ये बॉडी कहती है नहीं पहले हम ऐसे जाएंगे, फिर 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 ऐसे जाएंगे, चाहे जैसे डिस्को करके जाएं, जैसे भी जाएं, इनका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, नेट यही है। ठीक है ना। तैयारी में भी यही होता है, बहुत लोग ऐसे डिस्को करके तैयारी करते हैं कि लाओ ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, अंत में जो नंबर आया वही मान्य होता है। ठीक है ना। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है ना। और उसके बाद डिस्टेंस क्या होगा, मान लो ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, ये दूरी x3 है, और मान लीजिए यहां से यहां भी तो जाएंगे, तो ये मान लीजिए y1 है, ये मान लीजिए y2 है, और ये मान लीजिए y3 है, और ये मान लीजिए x4 है, और ये मान लीजिए y4 है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 प्लस x4 प्लस y4। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, या ये चीज कर दी। अगर ये लेंथ l है, अगर यहां से यहां तक की लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस l है, तो डिस्प्लेसमेंट l हो जाएगा और डिस्टेंस इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ छोटी मोटी बातें, ये छोटी मोटी बातें आप लोग 9-10 में पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसमें उत्साहित मत हो जाइएगा कि सब पढ़ चुके हैं। अरे पढ़ा हुआ चीज ही बार बार पढ़ना है। मैंने कहा ना, you don't have to do different things, you have to do the things differently, you don't have to study different matter। बंद करिए मोबाइल, बंद करिए, देखिए साइलेंट मोड पे लगाइए। देखिए ऐसा है, you don't have to study you have to study the things differently। डिफरेंट मैटर नहीं पढ़ना है, वही जो मैटर आपके पास है। अरे वो मैटर तो छोड़ दीजिए, इवन एनसीईआरटी कोई आदमी 5 बार 10 बार लगा ले, सब निकाल लेगा। अब ब्रिलियंट है तो एडवांस भी निकाल लेगा, अच्छी रैंक नहीं आएगी उसकी, काम चलाओ निकाल लेगा, सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इट शुड बी, मतलब हर चीज क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। अब देखो नेक्स्ट चीज देखिए, ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, क्लियर है बेटा, रिवाइज हो गया। हाँ, रिवाइज करा रहे हैं आप सब लोग का, ये सब आप लोग को पता होगा। अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ खास बातें वो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हो गया। और नेक्स्ट चीज बोलिए, ऐसे तेजी से बोलिए। दूसरी बात, हाँ, बोथ हैव से देखा, हाँ ऐसे बोलिएगा। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर है, ठीक है ना।
और तीसरी बात, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, तीनों हो सकता है। चौथी बात, डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या बराबर होगा। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पांच बात आपके दिमाग में एकदम अच्छे से पहले से ही है, मेरा उद्देश्य है दोहरा देना बातों, ठीक है ना। अब देखिए अगली कहानी, स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये तीनों इकट्ठे बता रहे हैं, तीनों इकट्ठे बता रहे हैं। देखिए, स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर उसके बाद सब 9/10 का ही है। फिर उसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। बात समझ में आ रही ना। अब मान लीजिए डिस्टेंस, या अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होगा आपका एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। ये तब लगाया जाएगा जब ठीक है ना। तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब एक बात और भी है, वेलोसिटी बीच में नहीं बोलिए, स्पीड और वेलोसिटी जो होगी वो कोई जरूरी तो है नहीं कि कांस्टेंट हो, वो वेरी भी कर सकती है। तो स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट को ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। जैसे स्पीडोमीटर ऑफ द कार दिखाता है, बाइक का स्पीडोमीटर दिखाता है, तो कभी दिखाता है 60, कभी 40, कभी 30, कभी 20, कभी 0। तो इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे कितना चल रहा है, उस इंस्टेंट पे क्या वेग है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड होती है। इसको कहते हैं ds/dt एंड dt टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। एक बार मैं कह दे रहा हूं जिससे कोई बात छूटे ना, है ना। इतनी बात ना बता के सीधे सवालों पर भी आता तो भी आप लोग सवाल लगाते, लेकिन फिर मन में ये रह जाता कि एक बार थ्योरी हुई नहीं, ठीक है ना। एक बार थ्योरी सब हो जाए, और कितना टाइम लगेगा, एक बार बढ़िया से हो जाए, है ना। और इसके बाद फिर थ्रू आउट द सेशन नहीं सब रिपीट करूंगा मैं, जान लीजिए। नेक्स्ट बार जब रिवीजन भी होगा तो कहेंगे वीडियो में है, आप उसको देख के आइए, करके आइए, और फिर आइए सवालों पे। ये वंस एंड फाइनल है, ये जो बातें बोली जा रही हैं, एक बार तो बोला जाएगा ना। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हो गई, वेलोसिटी एंड स्पीड हो गई। अब एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। अच्छा, एकदम बढ़िया बढ़िया से देखिए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कोई जरूरी तो है नहीं कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रखेंगे तो खेल भी हो सकता है। पता लगा कार चापे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चापे रहे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनफाइनाइट स्पीड हो जाएगी। दो चार घंटे में स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी, कार चौक ले लेगी एक स्पीड के बाद, और ट्रैफिक रहेगा तो उड़ भी जाएंगे।
तो देखिए एक्सेलरेशन भी वेरी करता है, कभी आप एक्सेलरेट किए, कभी डिसेलरेट किए, ब्रेक मारे तो डिसेलरेट किए, है ना, फिर एक्सेलरेट किए, तो एक्सेलरेशन भी वेरी करता है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है उसी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये होगा dv बाई dt और dt टेंडिंग टू 0। बस हो गया, इतना ही जानना है। अब पूरे 2 साल इसके बेसिक्स नहीं, जितनी बार भी ये चैप्टर लौट के आएगा सिर्फ सवालों के लिए आएगा। ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को आप देखेंगे, और इसमें है कि 9th 10th में भी आप पढ़े हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये तो सब हो गया, ये तो सब हो गया। अब देखिए सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ, ये तो जब प्रॉब्लम लगाएंगे तभी बताएंगे। एवरेज क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब जब हाँ जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब बताएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल आपको ये आखिरी बात बता दें, और आज का आपका चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन 1D खलास, फुल एंड फाइनल, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड से इसके क्वेश्चंस, और एक बार जान लिए इसके क्वेश्चंस बहुत खतरनाक होते हैं, जितना आसान थ्योरी है उतना ही खतरनाक क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये आपके क्वेश्चंस आपके बहुत खतरनाक होंगे। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बेसिक्स क्लियर करना चैलेंज है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स लग जाते हैं, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, प्रॉब्लम लग जाएंगे खटाखट, ठीक है ना। लेकिन इसकी थ्योरी समझना बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम उतने ही खतरनाक हैं, देखन में छोटे लगे। आगे क्या है, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, गंभीर घाव करेगा ये। अच्छा, एकदम मस्ती में रहिए, अगर मस्ती में नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सुनिए, ये बहुत लंबी लड़ाई है, सुन लीजिए। ये लड़ाई 2-4 दिन की नहीं है कि जो हाँ, अरे 2 साल की कंप्लीट लड़ाई है। अच्छी रैंक पाना है तो 2 साल का प्राण प्राण की लड़ाई है, और ये 2 साल की लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है। हाँ, कि हम आज 18 घंटा पढ़ लें तो पता लगा कि 4 दिन पढ़ लें, 5वें दिन से फिर जो है ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, उतने नहीं। आपको एकदम इंजॉय करना है, मैं बता रहा हूँ, टाइम से सो जाना है। बिस्तर पे गए तो अब सो, IT वाईटी क्या भाड़ में, जिंदगी रहेगी तो बहुत होगा, है ना। और आखिर हम IIT और मेडिकल तैयारी क्यों कर रहे हैं, खुशी के लिए, अच्छे में। अब पता लगा, इंजॉय करते हुए पढ़िए, हाँ, टाइम से खाइए और चैन से सोइए। कोई संडे वनडे को पिक्चर भी देखिए, खूब हंसिए, बोलिए, मगर हमेशा मत हंसी बोलिए कि पता लगा कि दिन में 4 घंटा हंसी रहे हैं। हाँ, टाइम टाइम से हंसिए जिससे आपका तनाव दूर हो। फिल्में देखिए, हाँ, इस तरह के कोई लफड़े नहीं पालिए जो दिमाग को में आपको स्पेस ले। आपके दिमाग का स्पेस सिर्फ IIT मेडिकल की बातों से होना चाहिए। बाकी चीजें आप जो करें वो क्षणिक, थोड़ी देर इंजॉय करने के लिए करें, मूड फ्रेश करने के लिए करें, ठीक है ना। तब आप कर पाएंगे, नहीं तो इन्फॉर्मेशन याद भी नहीं रहेगी। इन्फॉर्मेशन याद रखना है ना बेटा, याद होना चाहिए, दिमाग फ्री होना चाहिए। टेंशन में आदमी छोटी छोटी बात गलत करता है, बहुत गलतियां करता है, तो एकदम फ्री रहना है आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, आखिरी बात आज की आखिरी बात, वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी आप सब लोग चिल्लाएंगे कि ये तो हमको आता है, आप हमारा टाइम क्यों ले रहे हैं। तो एक बार ले लेते हैं। देखिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी लगेगा, ई नहीं कि कभी भी लग जाएगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे, हमेशा नहीं लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। और आपने क्लास 9 10 में पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन में S बराबर ut प्लस हाफ AT², हाँ इसे बोलिए। और उसके बाद v² बराबर u² प्लस 2s, और उसके बाद v इज इक्वल टू u प्लस AT। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन 11th में इतने से ही काम नहीं चलेगा। 11th में एक और इक्वेशन दे दिया है। तीन तीन वैसे परेशान किया था, तीन वैसे ही जानलेवा था। 11th में बड़ा जानलेवा ये तीन ही है, और एक और दे दिया है 11th में, और वो है एस एन एथ। क्या है? एस एन एथ, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, पर्टिकुलर सेकेंड। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम दिया था, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, और यहां दे दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। आपसे ऐसे भी सवाल पूछ देगा छठे सेकंड में कितना दूरी चला, तो आप कहेंगे अरे कैसे बता दें, तो आप क्या कहेंगे कि छठे सेकंड में कितना दूरी, आप कहेंगे कि 6 सेकंड में टोटल कितना दूरी चला, और -5 सेकंड में टोटल कितना दूरी चला। इधर देखो, तब आप छठे सेकंड की दूरी निकालेंगे। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछ लिया कि एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, अब बताओ छठे सेकंड में कितना दूरी चला, तो आप कैसे निकालते? हाँ, 6 सेकंड में टोटल चली हुई दूरी और 5 सेकंड में टोटल चली हुई दूरी को माइनस करते, तब निकालते ना। तो हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, ये फॉर्मूला भी वैसे ही निकला है, ये फॉर्मूला भी वैसे ही निकला है। ये क्या है? एस एन एथ बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें समझ जाइए, u क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। बोलो बेटा, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। s क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है ना बेटा? और एस nth क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, Sn माइनस Sn-1। ये करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड और माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। इसको अब सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, टाइम खत्म हो रहा है, तो यही आ जाएगा। अब ये चार फॉर्मूला आप देख लीजिए, देख कितने मजे से थ्योरी हुई है आज। अब नेक्स्ट पीरियड में आइएगा, देखिएगा। हाँ दो, हाँ एक आध पीरियड में तो उतने कठिन सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जब इसके सवाल आएंगे तो मजा आएगा, मजा। अब इसको बंद कर दें। चलिए, अब हो गया ए अरे